तो हम बात करते हैं यार 26 अगस्त के करंट अफेयर माइंड मैप्स की। सो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट दी गोरखा इशू, ठीक है। तो हम बात करेंगे 26 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स की। सबसे पहले यार हम बात करते हैं अबाउट दी गोरखा इशू। ये गोरखा इशू न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज यहाँ पे जो गोरखालैंड का जो हमारे पास बार बार मांग की जाती है यार, तो जो फॉर्मर डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे यहाँ पे पंकज कुमार सिंह, उनके द्वारा जो यूनियन मिनिस्टर ने बोला कि देखो यार, यूनियन मिनिस्ट्री ने कि इनके इनके हेड करेंगे यहाँ पे एक हाई लेवल कमेटी बनेगी जो कि एक तरह से फॉर्मुलेट करेंगे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटलमेंट कैसे करना है ये गोरखा इशू का एक परमानेंट पॉलिटिकल जो सॉल्यूशन है वो लाने के लिए इनको एक कमेटी में मतलब हेड बनाया गया, इसी न्यूज़ में था यार। तो ये हम यहाँ पे गोरखा इशू की बात करेंगे, जो गोरखा के लिए चीज़ें हैं। न्यूज़ में क्यों था गोरखा इशू? सबसे पहले तो हम जो कॉन्टेक्स्ट इसमें ये न्यूज़ में था यार, मैंने कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बताया। बिकॉज ऑफ एक परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन बनाने के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई, जिसके इंटरलोकेटर जो होंगे, मतलब इंटरलोक्यूलेटर जो होंगे वो कौन होंगे? पंकज कुमार सिंह, हु इज़ दी फॉर्मर डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। किस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ था? परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन बनाने के लिए बोला गया, तो एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई। ना यहाँ पे इट इज़ एन इंटरलोक्यूटर किसको अपॉइंट किया गया? पंकज कुमार सिंह को। ओके। जो इवोल्यूशन ऑफ गवर्नेंस है यहाँ पे, अगर हम उसकी बात करें कि इवोल्यूशन जो गवर्नेंस है वो कैसे इवॉल्व हुआ है, तो दार्जिलिंग का जो गोरखा हिल काउंसिल है वो बनाया गया था यहाँ पे। दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल ऑफ 1988 ये बनाया गया था। गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है 2011 में बनाया गया था। है ना। एंड जो ट्राइपार्टाइट मैकेनिज्म है, ये जो है ये एक तरह से बात करता है अबाउट गवर्नेंस को एक तरह से बढ़ाने की। लाइक जो गोरखालैंड का जो डिमांड है यार, जो एक सेल्फ रूल पॉलिटिकल सेल्फ रूलिंग एक तरह से जो गोरखा एथनिक एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है उनके लिए यहाँ पे गोरखालैंड रीजन जो है एक तरह से सिलीगुड़ कॉरिडोर जो है वो यहीं पे इस रीजन में यार बनाने की बात की जा रही। तो जो दार्जिलिंग का हिल काउंसिल था वो एक टाइप पार्टेड एग्रीमेंट एस्टेब्लाइज करने की बात करता है यार, जो कि रीजनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेगा। ओके। एंड जो गोरखालैंड का जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है 2011 में जो बनाया गया था यार, है ना, ये सेमी ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तौर पे बनाया गया था, जो कि फिजिकल डिवोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रिक्शन को कम करने के लिए, है ना, ये बनाया गया था। तो मेन जो डिमांड है यार कि ये चाहते क्या है कि एक ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहते हैं, गोरखा एथनिक का एक डिस्टिंक्ट प्रोटेक्शन मिले, है ना। एंड ये नॉर्दर्न जो वेस्ट बंगाल है उस रीजन में मेनली एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, जो दार्जिलिंग और जो कैंपोंग हिल्स है उस रीजन में। ठीक है।
बाकी जो कोर डिमांड एंड ग्रीवांसेस की बात करें, कोर डिमांड एंड ग्रीवांसेस, तो एक सेपरेट स्टेट ऑफ गोरखालैंड की यहाँ पे डिमांड रखी जा रही है। सेपरेट स्टेट ऑफ गोरखालैंड एंड आइडेंटिटी एंड सेल्फ रूल जो है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंड सेल्फ रूल प्रोवाइड करना, एक तरह से ग्रेटर ऑटोनॉमी मिले, इस चीज़ के यहाँ पे डिमांड रख रहे हैं। शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो है वो 11 कम्युनिटीज़ को यहाँ पे मिलेगा यार। शेड्यूल ट्राइब स्टेटस फॉर 11 कम्युनिटीज़। डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन डेफिसिट जो है ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ग्रीवांसेस के अंदर हम बात करें, बाकी जो गोरखास के बारे में हम बात करें अबाउट गोरखास, तो ये नेपाली स्पीकिंग कम्युनिटीज़ होते हैं। अबाउट गोरखास की बात करें, सो दिस आर नेपाली स्पीकिंग कम्युनिटीज़ एंड यहाँ पे जो मिलिट्री ट्रेडिशन है कि इनके लिए एक अलग रेजिमेंट है यार, गोरखा रेजिमेंट बनाया गया है। एंड ऑल्सो गोरखा जो है वो 8th शेड्यूल के अंदर एक लैंग्वेज है भाई। 22 जो शेड्यूल लैंग्वेजेस है उसमें गोरखा लैंग्वेज इज ऑल्सो अ पार्ट। मिलिट्री ट्रेडिशन के तौर पे जो गोरखास हैं उनके लिए अलग यहाँ पे रेजिमेंट्स हैं एंड लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल गोरखा लैंग्वेज है। बाकी जो स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स हैं यार, यहाँ पे गोरखा इशू के अंदर हम बात करें स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स की, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो चिकन नेक्स है ये यहाँ पे मेन इसी रीजन में गोरखास हैं। अगर यहाँ पे कुछ ऑटोनॉमी दे दिए तो एक तरह से जो चिकन नेक है वो ब्लॉक हो जाएगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर जो चिकन नेक है उसका प्रॉब्लम है बिकॉज यहाँ पे बॉर्डर सेंसिटिविटी, बिकॉज ये जो रीजन है नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से, तीनों से बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, ये जो है अगर इनको ऑटोनॉमी दे देते तो एक तरह से बॉर्डर सेंसिटिविटी हमको देखने को मिलेगा। ऑल्सो जो इंटरनल सिक्योरिटी के जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो बहुत बड़ा यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव है इस रीजन में। अगर हम ठीक है इनको अगर ऑटोनॉमी दे दी तो यहाँ पे आपस में भी लड़ सकते हैं यार। तो हमारे पास एक इंटरनल सिक्योरिटी का हमारे पास इशू बन जाता है इस रीजन को अगर देखें तो। ओके, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस हैं हमारे पास, सेपरेट स्टेट इनको दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग देना चाहते हैं क्या? अभी नहीं देना चाहते यार। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस की बात करें तो सेपरेट स्टेट जो है वो बना सकते हैं। आर्टिकल 3 यूनियन टेरिटरी की बात करें तो ये भी यहाँ पे आर्टिकल 3 के अंदर बना सकते हैं। 6 शेड्यूल बना सकते हैं आर्टिकल 244 क्लॉज 2। 6 शेड्यूल स्टेट जो है लाइक यहाँ पे 6 शेड्यूल में कौन है? ATM स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय, तो ये भी हम यहाँ पे इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस हैं यार।
है ना। ऑटोनोमस स्टेट मॉडल भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक जो आर्टिकल 244 क्लॉज ए के अंदर ऑटोनोमस स्टेट मॉडल आर्टिकल 244 क्लॉज ए के अंदर। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। बाकी जो मेजर चैलेंजेस हमको देखने को मिलेंगे, मेजर चैलेंजेस अगर हम बात करें तो मेजर चैलेंजेस में डेमोग्राफिक कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। डेमोग्राफिक कॉम्प्लेक्सिटी, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हमको देखने को मिलता है। जो वेस्ट बंगाल में जो स्टेट का रिसर्च है ना, रेजिस्टेंस है कि ये नहीं बनने देना चाहता, तो ये भी एक चैलेंज है यार। वेस्ट बंगाल स्टेट रेजिस्ट कर रहा है। ऑल्सो अगर हम इसको दे दिए तो यहाँ पर चलाए कैसे, इकोनॉमिक्स कहाँ से लेगा, तो इकोनॉमिक वायबिलिटी का कंसर्न है कि अपने आप को चला पाएगा। तो ये सब मेजर चैलेंजेस हैं। बाकी चैलेंजेस बता कुछ नहीं होगा, यू हैव टू बी एन IAS ऑफिसर सो टू गिव द सॉल्यूशंस यार। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, करना क्या है, क्या कर सकते हैं हम चीज़ों को सुलझाने के लिए। वे फॉरवर्ड के अंदर क्या करने की ज़रूरत है, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म जो है इस चीज़ पे हमको यहाँ पे फोकस करना होगा, लाइक ठीक है। कहीं कहीं पे जो है जेन्युइन डिसोल्यूशन करना होगा यार, पैसा देना होगा, सबको बराबर नहीं दे सकते, कहाँ पे ज़रूरत है उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, ठीक है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे यहाँ पे फोकस करना होगा, है ना। जो कंसेंसस बिल्डिंग है, दोनों में समझौता हो यार, सब में सहमति हो, ये करना होगा। स्ट्रेटेजिक प्रूडेंस जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने बात की अबाउट दी वे फॉरवर्ड, मेजर चैलेंजेस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस हैं, स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स क्या क्या हैं अपने पास, क्या होते हैं गोरखास, इनका डिमांड क्या है, जो एवोल्यूशन ऑफ गवर्नेंस कैसे बढ़ाने की बात की गई है, किस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ था, ये हमने बात की अबाउट दी गोरखा इशूज़ की यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार यहाँ पे जो ऑन गोइंग COP17 हो रहा है UNCCD का, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन का, जहाँ पे इंडिया ने बोला कि हम जो है ड्रॉट क्या बोलते हैं, जो ड्रॉट हम यहाँ पे रिएक्टिव कर रहे हैं, मतलब जो रिएक्टिव ड्रॉट रिलीफ पॉलिसीज़ हैं जहाँ पे हम सूखे को ठीक करने की कोशिश करते हैं, सूखे के नुकसान को बचाने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करें कि हम यहाँ पे ड्रॉट रेजिलियंस की तरफ आगे बढ़ें, प्रोएक्टिव ड्रॉट से बचने की कोशिश करें, ये इंडिया ने बोला। सो यहाँ पे ये न्यूज़ में था यार। तो इसके बारे में हम बात करें, COP17 ऑफ दी UNCCD, इसके अंदर सबसे पहले तो जो एक्सटेंट ऑफ ओवरव्यू है इसके बारे में बात करें, मतलब ये जो इवेंट का ओवरव्यू है इसके बारे में बात करें कि जो 17 COP हो रहा है कहाँ पे हो रहा है। सो ये जो है इसका होस्ट लोकेशन की बात करें, सो होस्ट लोकेशन इज़ व्हाट, मंगोलिया में हो रहा है, उलान बतर, उलान बतर मंगोलिया। 17 अगस्त से 28 अगस्त 2026 तक ये हो रहा है यार, अगस्त 17 to 28 2026। एंड इस बार का जो COP17 है उसका थीम क्या है, इट इज़ रिस्टोरिंग लैंड एंड रिस्टोरिंग होप्स, रिस्टोरिंग लैंड एंड रिस्टोरिंग होप।
ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है यार। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी लाना यहाँ पे जो COP 17 2026 है उसका ऑब्जेक्टिव है। बाकी यहाँ पे जो की डेवलपमेंट हुए इस इवेंट के अंदर COP 17 में, उसके बारे में हम बात करें कि ग्लोबल डेवलपमेंट्स की बात करें तो उलान बातर जो है, उलान बातर डिक्लेरेशन आया यार, जहाँ पे लोकल एक्शन के ऊपर फोकस किया गया। एंड जो US डॉलर, यहाँ पे US डॉलर अराउंड 1.3 बिलियन रिच लैंड पैकेज दिया गया है। यहाँ पे इंडिया ने बोला कि हम यहाँ पे प्रोएक्टिव ड्रॉट रेजिलियंस की तरफ शिफ्ट होंगे यार, जो अभी हम यहाँ पे ड्रॉट को ठीक कर रहे हैं ना, एक्टिव ड्रॉट मिटिगेशन स्ट्रेटजीज जो हम यहाँ पे लगाते हैं, रेजिलियंस की तरफ ध्यान देंगे। शिफ्ट टू प्रोएक्टिव ड्रॉट रेजिलियंस है ना। एक प्रिडिक्टेबल इंटरनेशनल फाइनेंस के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। प्रिडिक्टेबल इंटरनेशनल फाइनेंस पे फोकस करने की ज़रूरत है यार। हमको एम्फेसाइज करना पड़ेगा ऑन व्हाट, वी नीड टू एम्फेसाइज ऑन AI एंड रिमोट सेंसिंग। एम्फेसिस देना पड़ेगा ऑन AI एंड रिमोट सेंसिंग। ऑल्सो जो इंडिया का जो लैंड कमिटमेंट है उसके बारे में बात करें तो इंडिया ने लैंड के ऊपर कमिटमेंट जो किया है कि हमारे पास 26 मिलियन हेक्टेयर को 2030 तक यहाँ पे हम रिस्टोर करेंगे, ये इंडिया ने कमिटमेंट किया है। इंडियाज लैंड कमिटमेंट्स की बात करें तो वी नीड टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर्स बाई 2030 इसका टारगेट रखा है यार। इसमें से यहाँ पे जो 21.6 मिलियन अराउंड जो लैंड है ये रिस्टोर्ड प्रोग्रेस चल चुका है यहाँ पे, है ना। 21.76 मिलियन हेक्टेयर रिस्टोर्ड प्रोग्रेस एंड 1.2 बिलियन जो है पर्सन डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है इसके रेस्टोरेशन में यहाँ पे लग चुका है। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो है मेन फोकस जो है वो किसके ऊपर किया जा रहा है, रूरल लाइवलीहुड के ऊपर। फोकस ऑन रूरल लाइवलीहुड एंड ड्रॉट एज अ ग्लोबल चैलेंज की अगर हम बात करें, जो सूखा पड़ रहा है ये ग्लोबल चैलेंज है यार। लाइक 40% जो ग्लोबल लैंड है वो डिग्रेडेशन से अफेक्टेड है। 40% ऑफ द ग्लोबल लैंड इज अफेक्टेड बाय डिग्रेडेशन। वाटर एंड फूड सिक्योरिटी जो स्ट्रेस हमको देखने को मिलता है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है यार। डिस्ट्रेस मिटिगेशन एंड पॉवर्टी जो है, डिस्ट्रेस मतलब जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन एंड पॉवर्टी जो हमको देखने को मिल रहा है, लोग गरीबी की वजह से इधर उधर चले जा रहे हैं यार, है ना।
इमर्जिंग रिस्क जो है फ्लैश ड्रॉट, अचानक से जो ड्रॉट, जैसे फ्लैश फ्लड आता है ना अचानक से बाढ़, उसी प्रकार का यहाँ पे फ्लैश ड्रॉट्स जो है वो हमको इसके चांसेस, इसके जो रिस्क हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इमर्जिंग रिस्क ऑफ फ्लैश ड्रॉट्स। तो ये चैलेंजेस की बात करें, ग्लोबल चैलेंज। बाकी जो इंडिया का जो रेजिलियंस अप्रोच है कि हमको यहाँ पे सूखे से बचना कैसे है, तो इंडिया का जो अप्रोच है उसके बारे में बात करें। इंडियाज रेजिलियंस अप्रोच, तो हम अर्ली वार्निंग को यहाँ पे इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है यार। अर्ली वार्निंग इंटीग्रेशन की यहाँ पे ज़रूरत है। एंड जो मैनुअल फॉर ड्रॉट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क यहाँ पे लाया गया, मैनुअल फॉर ड्रॉट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क यहाँ पे लाया गया है ना। जो रिवर स्क्रेप्स है एंड जो कैचमेंट है वहाँ पे हम पेड़ लगाएंगे। रिवर स्क्रेप्स एंड कैचमेंट फॉरेस्ट्री की बात की गई फॉर एक तरह से रेजिलियंस वाला जो अप्रोच है उसके अंदर। वाटरशेड मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। एंड नेचर बेस्ड जो सॉल्यूशन है वो अपनाना बहुत ज़रूरी है यार। तो ये हमने इंडिया का जो अप्रोच है उसके बारे में बात की। बाकी जो हम आगे क्या कर सकते हैं यार, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड स्ट्रेटजीज यहाँ पे। तो जो ट्रांजिशन है वो हमको देखने को मिलेगा फ्रॉम रिलीफ, जो हम यहाँ पे सुलझाने की बात करें, टू रेजिलियंस, ये करना होगा। ट्रांजिशन फ्रॉम रिलीफ टू रेजिलियंस है ना। वाटर स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रमोशन के ऊपर ध्यान देना होगा। ऑल्सो जो लैंडस्केप स्केल रिस्टोरेशन है इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा। लैंडस्केप स्केल रिस्टोरेशन, ग्रेनुलर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के ऊपर ध्यान देना होगा। ग्रेनुलर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, कम्युनिटी सेंट्रिक गवर्नेंस के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है अपने को। कम्युनिटी सेंटर्ड गवर्नेंस इज़ द नीड ऑफ द आवर। सो ये वे फॉरवर्ड स्ट्रेटजीज़ की हमने बात की, ये हमने डिटेल में देखा एक बार से। जो कोप 17 हो रहा है यहाँ पे UNCCD के अंदर। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं UNCERD के जो यहाँ पे कमिटी के जो फाइंडिंग्स आई। UNCERD इज़ व्हाट इट इज़, यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यार इसकी कमिटी ने यहाँ पे जो इंडिया का रिव्यू किया, 11th रिव्यू, उसने बोला कि देखो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जो हेट स्पीच एंड जो क्राइम्स हैं वल्नरेबल ग्रुप के अगेंस्ट, अभी भी यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत अच्छे खासे जो है कंसर्न्स रेज कर रहे हैं। बट इंडिया ने इसको क्या बोला, इसके जो रिजेक्टेड किया, इसके जो फाइंडिंग्स हैं इस कमेटी के, बोला कि यार एक स्वाइपिंग जनरलाइजेशन करना ये सही नहीं है। तो इसके बारे में हम बात करें अबाउट दी यूनाइटेड नेशन कमिटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इंडिया रिव्यू 2026। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे यार अबाउट व्हाट जो की कंसर्न जो इस कमिटी ने रेस की है। लाइक जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं,
वल्नरेबल कम्युनिटीज़ की बात करें तो शेड्यूल ट्राइब एंड जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट आर वल्नरेबल टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यार। यहाँ पे जो दलित्स हैं एंड रोहिंग्याज हैं इंडिया के अंदर, ये यहाँ पे वल्नरेबल हैं टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स जो हैं ये वल्नरेबल कम्युनिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं। माइग्रेंट्स एंड जो असाइलम सीकर्स हैं, माइग्रेंट्स एंड असाइलम सीकर्स ये वल्नरेबल कैटेगरीज के अंदर आते हैं यार, ठीक है। इसके बाद जो लॉ एनफोर्समेंट है, लॉ एनफोर्समेंट की बात करें तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स जो है ये हमको देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं यार, ठीक है। यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट की ज़रूरत है। आर्बिट्री जो डिटेंशंस होते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। टॉर्चर एंड इल ट्रीटमेंट जो है वो कंसर्न्स यहाँ पे रेस किए UNCERD ने। रेशियल प्रोफाइलिंग एंड आइडेंटिटी चेक्स की बात करते हैं यहाँ पे। रेशियल प्रोफाइलिंग एंड आइडेंटिटी चेक्स जो हैं ये हमको देखने को मिलता है। अकाउंटेबिलिटी एंड इन्वेस्टिगेशंस जो हैं ये कंसर्न्स यहाँ पे रेस किए गए। जो नॉन रेनफोर्समेंट का जो प्रिंसिपल है इसने कंसर्न रेस किया यार, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट। तो ये जो कंसर्न रेस किया वो हमने देखे यहाँ पे। उसके बाद जो हेट स्पीच वर्सेस जो हेट क्राइम है इसकी बात करें हम, हेट स्पीच वर्सेस हेट क्राइम जो कि हमको न्यूज़ में देखने को मिले थे। हेट स्पीच वर्सेस हेट क्राइम, लाइक हेट स्पीच की बात करें तो हेट स्पीच में यहाँ पे क्या बोला जाता है, जो डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशन जो है इन कम्युनिटीज़ के रिगार्डिंग वो देखने को मिलता है यार। टारगेट आइडेंटिटी जो है वो देखने को मिलता है। डिजिटल एम्प्लीफिकेशन देखने को मिलता है। चैलेंजेस ऑफ लेजिटिमेट डिसेंट ये जो है ये सब हेट स्पीच के अंदर आते हैं। चैलेंजेस ऑफ लेजिटिमेट डिसेंट ये तो हेट स्पीच की बात की। उसके अंदर हम बात करें अबाउट हेट क्राइम्स की तो हेट क्राइम में क्या आते हैं, ऐसे क्रिमिनल एक्ट्स जो कि बायस मोटिव के साथ किए गए हों। क्रिमिनल एक्ट विथ बायस मोटिव, असॉल्ट एंड जो इंटिमिडेशन देखने को मिलता है ये सब यहाँ पे हेट क्राइम्स के अंदर आते हैं यार। इनके अगेंस्ट जो है असॉल्ट एंड इंटिमिडेशन जो है वो हेट क्राइम्स में आते हैं। वायलेंस एंड प्रॉपर्टी डैमेज जो है वो हेट क्राइम्स में हमको देखने को मिलता है। वायलेंस एंड प्रॉपर्टी डैमेज, तो ये हमने हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स की बात की। बाकी जो लीगल फ्रेमवर्क इंडिया के अंदर है वो कैसा है उसके बारे में हम बात करें। सो लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया की बात करें
तो कोई सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव लॉ यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलता। नो सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव लॉ हमको देखने को नहीं मिलता। जो भारतीय न्याय संहिता 2023 का है, यहाँ पे सेक्शन 193 फॉर ग्रुप एनिमिटी एंड सेक्शन 299 इज़ फॉर आउटरीजिंग फीलिंग्स यार। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारे पास है भारतीय न्याय संहिता के अंदर। सेक्शन 196 फॉर ग्रुप एनिमिटी एंड सेक्शन 299 फॉर आउटरीजिंग फीलिंग्स। एंड ये जो लीगल फ्रेमवर्क है इंडिया के अंदर, अगर हम इसकी बात करें तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है वो भी है यार 2000 का, है ना। ये सब लीगल फ्रेमवर्क्स हैं अगेंस्ट जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एक तरह से कंट्रोल करने की बात करते हैं। हेट स्पीच को, हेट क्राइम्स को यहाँ पे जो है कंट्रोल करने की बात करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करने की बात करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मिले हैं इनको यार, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ जो हैं उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेफगार्ड्स मिले हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं अबाउट आर्टिकल नंबर 14 जो कि किसके बारे में बात करता है, राइट टू मतलब इक्वलिटी बिफोर द लॉ की बात करता है यार। इक्वलिटी बिफोर लॉ। एंड आर्टिकल 15 की बात करें, आर्टिकल 15 जो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 17 जो है ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात करता है। आर्टिकल 25, 28 की बात करें, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। आर्टिकल 29, 30 जो है वो माइग्रेटरी राइट्स की बात करता है। ओके। आर्टिकल 46 जो है ये बात करता है अबाउट वीकर सेक्शन के इंटरेस्ट के बारे में। ये इंपॉर्टेंट सबसे जो भूला जाता है वो आर्टिकल 46 है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 46 किसके बारे में बात करता है तो आपको बोलना है कि टॉक्स अबाउट द वीकर सेक्शंस के जो इंटरेस्ट हैं उसके बारे में। सो इट टॉक्स अबाउट द वीकर सेक्शन इंटरेस्ट। तो ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की बात करी। बाकी जो UNCERD है, जो यूनाइटेड नेशन कमिटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है, इसके बारे में बात करें यार। सो about UNCERD, it is an independent यूनाइटेड नेशन ट्रीटी बॉडी यार। ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट यूनाइटेड नेशन ट्रीटी बॉडी है। ये जो यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन एलिमिनेशन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये मॉनिटर करता है यार जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, जो इंटरनेशनल ICERD है उसको यहाँ पे ये मॉनिटर करता है, ठीक है। ICERD इज़ व्हाट, इट इज़ दी इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको ये मॉनिटर करता है कि इसको फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं। सो इट मॉनिटर्स ICERD implementation
है ना। एक यहाँ पे 18 जो है इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की एक कमिटी होती है। पीरियोडिक रिव्यू मैकेनिज्म हमको यहाँ पे देखने को मिलता है यार। इंडिया ने इसको रेटिफाई कब किया था? 1968 में इंडिया रेटिफाइड इट इन 1968। एंड यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है इसके, यूनाइटेड नेशन जो मतलब कमिटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, इसके नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन हमको देखने को मिलते हैं। इंडिया का जो रिस्पॉन्स है उसके बारे में बात करें, जो इंडिया का जो रेस्पॉन्स है कि यार जिस कमिटी के जो फाइंडिंग्स है इसको इंडिया ने रिजेक्ट किया, सो इट रिजेक्टेड दी फाइंडिंग्स। एंड जो स्वीपिंग जनरलाइजेशन है, जो बोला कि यार ये गलत चीज़ है यार, साइटेड दी स्वीपिंग जनरलाइजेशन। एंड जो बोला कि देखो यार जो मैंडेट है उसको एक्सीड कर रहा है, ये बोला ये जो कमिटी है इसने कंसर्न रेज किया, मतलब इंडिया ने कंसर्न रेज किया कि ये जो कमिटी है इट इज़ एक्सीडेड इट्स मैंडेट। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट दी UNCERD का जो इंडिया रिव्यू 2026 आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार, जो महाराष्ट्र ने डिक्लेयर किया स्नेक बाइट को एज ए नोटिफाइबल डिसीज़ यार, ठीक है, मेकिंग अ मैंडेटरी की हर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो रिपोर्ट करेगा कोई सस्पेक्टेड जो केस है एंड डेथ है किसका, स्नेक बाइट से। तो नोटिफाइबल डिसीज़ जो घोषित किया इसकी वजह से न्यूज़ में था स्नेक बाइट, ठीक है। इसके बारे में हम बात करें, महाराष्ट्र स्नेक बाइट नोटिफिकेशन। तो महाराष्ट्र स्नेक बाइट नोटिफिकेशन के अंदर सबसे पहले तो हम बात करें अबाउट कि जो डिक्लेरेशन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में था। तो मैंडेटरी रिपोर्टिंग की बात की गई यार यहाँ पे कि कोई भी स्नेक बाइट का केस आएगा उसकी जो डेथ है उसको आपको रिपोर्ट करना होगा। एंड सस्पेक्टेड और कंफर्म केसेस ऑफ डेथ, ठीक है, हॉस्पिटल्स के अंदर एंड मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक नोटिफाइबल डिसीज़ है, नोटिफाइबल डिसीज़ के अंदर है ना, एक तरह से स्नेक बाइट को नोटिफाइड जब डिसीज़ जब बना दिया तो इससे क्या होता है, मैंडेटरी फॉर ऑल हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू रिपोर्ट एवरी सस्पेक्टेड और कंफर्म केस एंड डेथ। ठीक है, केस को और डेथ को यहाँ पे बताना, डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद नोटिफाइबल डिसीज़ होता क्या है इसके बारे में देखें। अबाउट नोटिफाइबल डिसीज़ बात करें सो about notifiable disease, notifiable disease are what, these are legally, मतलब ऐसे चीज़ें, ऐसे डिसीज इनको लीगली रिक्वायर्ड हुआ था कि यहाँ पे इनको रिपोर्ट करना होता है। डिसीज सर्विलेंस किया जाता है इन डिसीज, जो नोटिफाइड डिसीज होते हैं उसमें। अर्ली वार्निंग एंड आउटब्रेक कंट्रोल जो है वो यहाँ पे किया जाता है।
जो एपिडेमिक डिसीज एक्ट ऑफ 1897 के अंदर ये कवर्ड है भाई। एपिडेमिक डिसीज एक्ट ऑफ 1897 के अंदर ये कवर्ड है। WHO इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। WHO इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन जो है नोटिफाइबल डिसीज़ के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है नोटिफाइबल डिसीज़ के लिए कि किसको नोटिफाइबल डिसीज़ बनाएंगे, तो उसका क्राइटेरिया क्या है। ऐसा कोई भी डिसीज़ जो कि पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेंस रखता हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पे स्मॉल पॉक्स आ गया या फिर कहीं पे यहाँ पे आउटब्रेक हुआ, एपिडेमिक हुआ, यहाँ पे जो स्वाइन फ्लू होता है या फिर आप देखो मतलब कोविड हो जाता है, ठीक है, या फिर मलेरिया ही बहुत बड़ा है ना, फल्सीफरम जो है, हाई सीवेरिटी किसी डिसीज़ का हो एंड उसका हाई मॉर्टेलिटी हो, तो ये नोटिफाइबल डिसीज़ के कैटेगरी बना सकते हैं इसको, है ना। इसका कम्युनिकेबिलिटी ज़्यादा हो तो इसको नोटिफिकेशन क्राइटेरिया है। इंटरनेशनल स्प्रेड की जिसमें रिस्क ज़्यादा होते हैं उसको यहाँ पे नोटिफाइबल डिसीज़ बनाया जाता है। इंटरनेशनल जिसके अंदर नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम चल रहे हों, है ना, तो उनको यहाँ पे ये सब नोटिफिकेशन क्राइटेरिया इनको नोटिफिकेशन करना होगा। नाउ अबाउट अगर हम स्नेक बाइट की बात करें तो स्नेक बाइट की बात करते हैं। सो स्नेक बाइट क्या है, कैसा है, इसके बारे में बात करें तो विनमस एंड नॉन विनमस जो बाइट्स होते हैं सबको नोटिफाई करना है, जहरीलों हैं फिर जहरीले नहीं हों। विनमस एंड नॉन विनमस नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ जो है ना, स्नेक बाइट को एक नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ की कैटेगरी में रखा गया है। NTD एंड ये ज़्यादातर रूरल पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है यार, अफेक्ट्स रूरल पॉपुलेशन। एंटी स्नेक वेनम जो है इसका ट्रीटमेंट है। ASV इसका ट्रीटमेंट है। बाकी जो रिलेटेड डेवलपमेंट की बात करें यहाँ पे, रिलेटेड डेवलपमेंट तो जो कैंसर नोटिफिकेशन का रिक्वेस्ट है, कैंसर को नोटिफाइबल डिसीज़ के अंदर कर दो, ये हमको देखने को मिल रहा है यार। कैंसर नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट, बट सुप्रीम कोर्ट का एक इनिशिएटिव रहा है, 19 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ने यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन एंड सिस्टमिक डाटा भी यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इनिशिएटिव 19 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अर्ली डिटेक्शन एंड सिस्टमिक डाटा प्रोड्यूस करने की बात की थी। हमने बात की अबाउट जो महाराष्ट्र का जो स्नेक बाइट नोटिफिकेशन है उसके बारे में, नोटिफाइबल डिसीज़ जो बनाया गया है उसके बारे में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स रिलेटेड जो कि न्यूज़ में थे यार। यहाँ पे 26 अगस्त के अंदर सबसे पहले जो टॉपिक जो कि यहाँ पे न्यूज़ में था यार, खजादिया वाइट मतलब जो बर्ड सेंचुरी एंड जो ब्लैक नेक स्टॉर्क है वो न्यूज़ में था। खजादिया जो बर्ड सेंचुरी है एक इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग साइट है यार, ब्लैक नेक जो स्टॉर्क है उनका, है ना, जो GER फाउंडेशन ने स्टडी किया और बोला कि देखो ये जो खजादिया बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रामसर साइट भी है यार ये, है ना। खजादिया जो है एक तरह से ये कहाँ पे रन ऑफ कच्छ रीजन में है यार, गुजरात के अंदर। इसके बारे में हम बात करें, खजादिया बर्ड सेंचुरी
और खिजादिया बर्ड Khijadia Bird Sanctuary is a designated Ramsar site. It is a Ramsar designated wetland. कहाँ पे है यार? रन ऑफ कच्छ में, गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में है. फ्रेश वाटर मराइन यहाँ पे मोज़ेक्स देखने को मिलते हैं. सेंट्रल एशियन फ्लाईओवर साइट है यार ये. सेंट्रल एशियन फ्लाईवे साइट है. उसके बाद हम ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क की बात करें. ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क, ये ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क का एक इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग साइट है ना, खिजादिया बर्ड सेंचुरी. एंड IUCN की लिस्ट के अंदर ये जो ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क है ये नियर थ्रेटेंड के अंदर आता है. बर्ड स्पीसीज है, ठीक है, एक बर्ड स्पीसीज है. ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क इज एन बर्ड स्पीसीज एंड जो खिजादिया बर्ड सेंचुरी इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग साइट फॉर देम. IUCN के डाटा बुक के अंदर इनको नियर थ्रेटेन की कैटेगरी में रखा गया है. एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में रखा गया है. ये दोनों में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, जिसमें देखो जो इम्पोर्टेंट होते हैं सब रखते हैं याद, लेकिन जो चीज़ न्यूज़ में रहती है और इम्पोर्टेंट नहीं होते ना, मतलब उतने ज़्यादा चर्चे में रहते हैं ना, अगर उससे क्वेश्चन आ जाए तो बोलते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं यार. इसीलिए तो न्यूज़पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स में लोग बोलते हैं कहीं से क्वेश्चन आता है. नहीं भाई, जो न्यूज़ में रहता है ना, एक दिन में, एक महीने के अंदर, एक दिन में, एक पर्टिकुलर समय में न्यूज़ में था तो उसका क्वेश्चन बन सकता है. इसीलिए हर दिन करंट अफेयर करते जाओ, आखिरी में आपको कभी लोड नहीं होगा. आपको पढ़ा होगा, आपने वहाँ पर सही कर दिया, आगे बढ़ जाओगे. तो ये हमने बात की खिजादिया बर्ड सेंचुरी एंड ब्लैक नेक्ड स्टॉक के बारे में. नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं प्रीलिम्स रिलेटेड, यार हम बात करते हैं मिशन समृद्ध गांव की. ठीक है, मिशन समृद्ध गांव की बात करते हैं. ये न्यूज़ में था बिकॉज जो यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने लॉन्च किया मिशन समृद्ध गांव, जो कि पॉवर्टी फ्री एंड एम्प्लॉयमेंट रिच विलेज बनाने की बात करता है. मिशन समृद्ध गांव, मिशन समृद्ध गांव. सो इट इज़ एन मिशन समृद्ध गांव जो है वो एक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट की बात करता है. पॉवर्टी फ्री विलेज बनाने की बात करता है. ना, एम्प्लॉयमेंट रिच विलेज बनाना इसका गोल है. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया इसको. एंड किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. एंड जो पायलट प्रोजेक्ट है उसके तौर पे इसको लॉन्च कहाँ पे किया गया? इन मध्य प्रदेश. ओके, तो हमने बात की अबाउट मिशन समृद्ध गांव के बारे में. नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में थी यार, समृद्ध गांव के बाद 26 अगस्त को, दैट इज़ परियार कुलन. परियार कुलन क्या है? परियार कुलन जो है एक केरला का सेकेंड रजिस्टर्ड इंडिजिनस कैटल ब्रीड है ना. वेचर कैटल के बाद यहाँ पे परियार कुलन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया. ICAR का जो NBAGR है उसने. ठीक है, परियार कुलन की बात करते हैं.
परियारकुलन, परियार नदी कहाँ पे है? केरला के अंदर। तो ये जो परियारकुलन है कैटल स्पीसीज है, गाय का स्पीसीज है यार। है ना, इट इज अ केरला इंडिजिनस ब्रीड, सेकेंड इंडिजिनस ब्रीड यार। ठीक है, ये सेंट्रल केरला में पाया जाता है। इट इज नेटिव टू सेंट्रल केरला। एंड ये जो है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो NBAGR है, उसके अंदर ये रजिस्टर्ड है। एंड यहाँ पे एक स्मॉल, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, डार्क ब्राउन कलर का होता है। गाय स्पीसीज है, कैटल है। एंड इनके अंदर क्लाइमेट रेजिलिएंट ट्रेट्स पाए जाते हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट ट्रेट्स इसमें हमको देखने को मिलता है, इसलिए न्यूज़ में था। ठीक है, इससे पहले भी हमारे पास जो है, जो इंडियन, देखो ये जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स है, उसके अंदर रजिस्टर्ड किया गया। इससे पहले यहाँ पे जो वेचार कैटल है, वेचूर कैटल या फिर वेचार कैटल, उनको भी रजिस्टर्ड किया गया एज एन इंडिजिनस कैटल। ठीक है, तो ये हमने देखने को मिला न्यूज़ में। उसके बाद लक्षद्वीप जो ओनरशिप डिस्प्यूट है वो हमको देखने को मिले यार। इसके बारे में बात करें, लक्षद्वीप ओनरशिप डिस्प्यूट्स के बारे में, तो जो केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पे वर्डिक्ट दिया कि जो ओनरशिप राइट्स ओवर सर्टेन जो पेंडरम लैंड्स हैं यहाँ पे लक्षद्वीप में, इट इज़ हेल्ड बाय ट्रेडिशनल जो काउ एल्डर्स हैं, जो ना है ना काउ लीडर्स हैं लक्षद्वीप के अंदर, उनको ये दिए जाएगा, उनके पास ये राइट्स रहेंगे। ठीक है, सो इसके बारे में बात करें, लक्षद्वीप ओनरशिप डिस्प्यूट्स। लक्षद्वीप ओनरशिप डिस्प्यूट के अंदर केरला हाई कोर्ट का वर्डिक्ट हमको देखने को मिला। जो काउ लीडर्स हैं उनके पास लैंड राइट्स रहेंगे यार। ओके, एंड जो पेंड्रम लैंड ओनरशिप की बात की गई, जो पेंड्रम है, जो पेंड्रम लैंड होता है, उसके अंदर इनको लैंड ओनरशिप मिलेगा काउ लीडर्स को, ना। पेंड्रम लैंड ओनरशिप के ऊपर डिस्प्यूट था। एंड यहाँ पे जो लाकाडिव टेनेंसी जो रेगुलेशन एक्ट है 1965, उसके अंदर ये रेगुलेट किए जा रहे हैं। लाकाडिव टेनेंसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1965 के अंदर रेगुलेट किए जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी ऑफ लक्षद्वीप की, तो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है यार लक्षद्वीप जो है, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। इसके अंदर हमको कोरल अटोल्स एंड रीफ्स देखने को मिलते हैं। एंड एक 9 डिग्री चैनल है एंड 8 डिग्री चैनल है यार, याद रखना, दोनों को इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 9 डिग्री चैनल एंड 10 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप में हमको देखने को मिलता है। ओके, 9 डिग्री चैनल एंड 8 डिग्री चैनल, ये दोनों यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, 9 डिग्री 10 डिग्री किसको किसको सेपरेट करना है ये आपको पता होना चाहिए यार। ठीक है, नीचे जो है यहाँ पे नीचे होगा 9 डिग्री, ऊपर होगा 8 डिग्री, इस तरह से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें अबाउट जो चीज़ न्यूज़ में थी यार, यहाँ पे जो
हमको देखने को मिले। अननोन जो एलॉयस हैं वो हिरोशिमा ब्लास्ट डेब्रिस में हमको यहाँ पे देखने को मिले। रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया जो प्रीवियसली अननोन एलॉय इनसाइड जो ग्लास लाइक ड्रॉपलेट्स हमको देखने को मिले, जिसको यहाँ पे मतलब हिरोशिमा नाइट्स बोला गया है, जो कि हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्बिंग जो 1945 में हुआ था उसका जो ब्लास्ट के बाद यहाँ पे अननोन एलॉय का जो फॉर्मेशन हुआ उसके वजह से ये हमको देखने को मिले यार। तो हिरोशिमा ब्लास्ट एलॉय की बात करते हैं। हिरोशिमा ब्लास्ट एलॉय हिरोशिमा ब्लास्ट एलॉय के अंदर जो हिरोशिमा का जो गैस ड्रॉपलेट्स है और ग्लास ड्रॉपलेट्स है उसमें हमको ये हिरोशिमाइट्स जो है ये हमको देखने को मिले हैं रिसर्चर्स को। प्रीवियसली ये अननोन एलॉय है यार, पहले हमने इसको नहीं देखा है। इट इज़ प्रीवियसली अननोन एलॉय। अल्ट्रा फास्ट क्वेंचिंग फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है यहाँ पे। एंड कॉम्प्लेक्स हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है ये, कॉम्प्लेक्स हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमने बात की हिरोशिमा नाइट्स की। नेक्स्ट यहाँ पे जो चीज़ थी दैट इज ऑपरेशन सफ़ेद सागर जो है नेटफ्लिक्स सीरीज हमको देखने को मिला ना। ऑपरेशन सफ़ेद सागर जो है नेटफ्लिक्स सीरीज़ जो है ऑपरेशन सफ़ेद सागर ने हाईलाइट किया जो फोटो रिकॉन्सिनेंस मिशन है IAF नंबर 17 का जो गोल्डन एरो के नाम से है ना, जो स्क्वाड्रन था 1999 के जो कारगिल वॉर के समय, उसको यहाँ पे हाईलाइट किया यार, इसीलिए न्यूज़ में था। ऑपरेशन सफ़ेद सागर की बात करें, ऑपरेशन सफ़ेद सागर तो ऑपरेशन सफ़ेद सागर के अंदर यहाँ पे 1999 का जो कारगिल वॉर हो रहा था 1999 कारगिल वॉर में इंडियन आर्म फोर्सेस का एक कैंपेन था, फोटो रिकॉन्सिनेंस मिशन है ये, फोटो रिकॉन्सिनेंस मिशन है। गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के अंदर ये देखने को मिला। स्ट्रेटेजिक हाइट सपोर्ट यहाँ पे हमको देखने को मिला यार, इसके अंदर ऑपरेशन सफ़ेद सागर के अंदर स्ट्रेटेजिक हाइट्स सपोर्ट दिया गया। एंड जो मस्को वैली एंड द्रास सेक्टर है वहाँ पे मस्को वैली एंड द्रास सेक्टर्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमने बात किया जो छोटे टॉपिक्स थे न्यूज़ में प्रीलिम्स रिलेटेड उसके बारे में। पूरा जो करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज़ है वो हमने देखा। हमने बात की और महाराष्ट्र का जो स्टेटिफाइड नोटिफिकेशन है जो UNCERD का जो इंडिया रिव्यू है इसके बारे में बात की। हमने COP17 UNCCD के अंदर बात की क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में थी। गोरखा का जो इशू है वो हमने देखा। हमने कवर किया 26 अगस्त 2026 का जो डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स है उसको।